यस। चलिए जी, गुड इवनिंग। आज हम टॉपिक करेंगे, रिवाइज करेंगे टॉपिक ऑफ AS7 एंड AS9। AS7 और AS9 का टॉपिक करेंगे हम। AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट और AS9 आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन। AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट और AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट और AS9, जब भी आप पढ़ो तब भी आपको ये दोनों स्टैंडर्ड साथ में ही पढ़ लेने चाहिए। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, बताओ ये दोनों स्टैंडर्ड साथ में पढ़ाने का क्या लॉजिक है, बताओगे? ये दोनों स्टैंडर्ड, यस, कि सर ये दोनों बिल्कुल, ये दोनों जो स्टैंडर्ड है हमारे, ये दोनों ही स्टैंडर्ड हमारे AS7 और 9, ये दोनों ही रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में बात करते हैं कि सर बुक्स में रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में बात करता है। जो हमारा AS7 होता है वो तो स्पेसिफिकली किसके ऊपर लगता है? AS7 किसके ऊपर लगता है? हाँ, कि सर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज हो गई, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, इनके ऊपर लगता है। और AS9 किस पे लगता है? AS9 किस पे लगता है? हाँ, मतलब ये जनरल रिकॉग्निशन है, ये जनरल रेवेन्यू रिकॉग्निशन स्टैंडर्ड है। खाली गुड्स और सर्विस नहीं, इसमें सब कुछ ही कवर हो जाता है भाई। गुड्स और सर्विसेज का रेवेन्यू, इंटरेस्ट का रेवेन्यू, रॉयल्टी का रेवेन्यू, डिविडेंड का रेवेन्यू, सारे रेवेन्यू आपके कहां पर कवर हो जाते हैं? AS9 में कवर हो जाते हैं। बस AS7 हमारा स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन कंपनीज के ऊपर लगता है। ठीक है, दोनों ही स्टैंडर्ड बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आपने अच्छे से पढ़ रखे होंगे। इंपॉर्टेंट कैटेगरी में भी आते हैं आपको हर बार, मतलब दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल ही जाता है। तो ये दोनों स्टैंडर्ड आपके इजी भी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान आसान से स्टैंडर्ड है। AS7 प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड है और AS9 आपका थियोरिटिकल है। पर उसमें AS9 में बहुत अच्छे अच्छे केस स्टडीज बनती है। ठीक है, चलो, तो हम इसके करते हैं। आज का टारगेट RTP का रखते हैं, RTP पूरे करने का। तो RTP पे आते हैं सबसे पहले, मई 24। RTP मई 24। हाँ, मैंने लिख भी लिए थे क्वेश्चन, एक सेकेंड। हर RTP में आपके दोनों क्वेश्चन है। तो RTP मई 24 में है आपका क्वेश्चन नंबर 15 और 16, साथ में ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 और 16। क्वेश्चन 15 और 16। लो जी, क्वेश्चन नंबर 15 AS7 का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग डेटा is provided for Messrs Raj Construction Company. The following data is provided for Messrs Raj Construction Company. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 85 लाख, मटीरियल इशूड मतलब कॉन्ट्रैक्ट में कितना मटीरियल लगा, 21 लाख, आउट ऑफ विच मटीरियल कॉस्टिंग 4 लाख इज स्टिल लाइंग अनयूज्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड। अच्छा, वो कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में हमारा 21 लाख का मटेरियल हमने खरीदा है, जिसमें से 4 लाख रुपए का मटेरियल क्या है, अनयूज्ड है। इस अनयूज्ड मटेरियल का क्या करेंगे हम? इस अनयूज्ड, हाँ, कि सर ये जो अनयूज मटेरियल है ये हमारी कॉस्ट का पार्ट ही नहीं बनेगा। तो यानी कि हमारी जो मटेरियल कॉस्ट रहेगी वो कितनी रहेगी, 21 माइनस 4, दैट इज 17 लाख। ठीक है, उसके बाद लेबर एक्सपेंस फॉर द वर्कर्स एंगेज एट द साइट इज 16 लाख, आउट ऑफ विच 1 लाख इज स्टिल अनपेड। अच्छा, वो कह रहा है 16 लाख रुपए का लेबर का खर्चा है, जिसमें से 1 लाख अनपेड है। इस 1 लाख का क्या करेंगे? हाँ सर, ये तो 1 लाख तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। भाई क्या कह रहा है, लेबर कॉस्ट कितनी है, 16 लाख है, जिसमें से 1 लाख तो आउटस्टैंडिंग है। सर क्या हमें आउटस्टैंडिंग से कोई फर्क पड़ता है? भाई खर्चा तो पेड हो या पेबल हो, खर्चा तो खर्चा ही है ना। तो हमें पूरा 16 लाख लेकर चलना है, इस 16 में 1 इंक्लूडेड है ऑलरेडी। ठीक है,
स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 5 लाख, क्या करेंगे स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे इसे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे, बोलो। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, यस। ठीक है। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट फॉर द वर्क एग्जीक्यूटेड 7 लाख, क्या सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में आपने फर्दर कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया किसी को, भाई आप क्या कर रहे हो, आप कोई ब्रिज बना रहे हो, ब्रिज में आपने ब्रिज की रेलिंग लगाने का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना वो किसी को दे दिया, तो वो होती है सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। तो सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में 7 लाख का खर्चा आया, तो क्या ये 7 लाख का खर्चा जो सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है ये कॉस्ट का पार्ट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। एडवांस पे टू सब कॉन्ट्रैक्टर 4 लाख, जो 4 लाख के एडवांस पे करे हैं क्या ये कॉस्ट का पार्ट बनेगा, नहीं बनेगा, ध्यान रखना। सर एडवांस पे करें नहीं बनेगा, कॉस्ट का पार्ट तो तब बनेगा ना जब कॉस्ट इनकर होगी, क्या इस 4 लाख पे कॉस्ट इनकर होगी क्या, नहीं। भाई आप सब कॉन्ट्रैक्टर हो, मैंने आपको 4 लाख रुपए का एडवांस दे दिया, अभी तक आपने काम ही नहीं किया, तो क्या मेरे लिए वो कॉस्ट है, नहीं, मेरे लिए तो वो एडवांस ट्रीट होगा ना। कॉस्ट तो तब होगी जब उस पर एक्चुअली में कॉस्ट इनकर होना शुरू हो जाएगी। एक बार इनकर होगी कॉस्ट, फिर आपको पेड हो या पेबल हो फिर नहीं देखना आपको कुछ, कॉस्ट इनकर होगी तो कॉस्ट का पार्ट बना लोगे, लेकिन एडवांस कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। ठीक है। तो ये तो हमारी कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट निकल आएगी, और ऊपर आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी दे रखा है 85 लाख। ठीक है, तो कॉस्ट इनकर्ड अप टू द डेट निकल आएगी यहां से। आगे क्या कह रहा है, फर्दर कॉस्ट estimated to be incurred to complete the contract is 35 lakh. This is estimated cost of completion 35 lakh. You are required to compute percentage of completion. कैसे निकलता है percentage of completion, डिग्री ऑफ completion कैसे निकलता है, हाँ, कॉस्ट इनकर्ड अप टू द डेट डिवाइडेड बाय व्हाट, हाँ टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, कि सर टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी आएगी इनटू 100। ये मत बोलना कि सर एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट इज 35 लाख, टोटल कॉस्ट आपको लेनी है, उसको कॉस्ट इनका डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इनटू में 100। ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकलेगा, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैसे निकलता है, हाँ कि सर डीओसी डिग्री ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज कंप्लीशन इनटू में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज कैसे निकलेगा, कि एक पर्टिकुलर ईयर में कितना खर्चा रिकॉग्नाइज करोगे वो कैसे निकलेगा, कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज कैसे निकलेगा, सर वो कॉस्ट इनकर्ड ही तो होगा, कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज क्या होगा, कॉस्ट इनकर्ड ही होगा। ठीक है, तो ये तीन चीज आपकी यहां पर निकल आएंगी। क्लियर है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं, आसान सा ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। लो जी, आरटीपी मे 24, क्वेश्चन नंबर 15। अब कोर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो आप क्या लिखोगे, एज पर AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स the percentage completion, the percentage of completion, comma contract revenue and contract cost to be recognized in the books of Messrs. Raj Construction Company will be computed as follows, will be computed as follows। ठीक है, तो देखो एक बार कैसे कैसे आएगा, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट incurred up to date and total estimated cost। मटेरियल कॉस्ट
मटेरियल कॉस्ट excluding material cost excluding unused material, excluding unused material. रुपीज इन लैक्स, ठीक है। दिस इज 21 माइनस 4, 21 माइनस 4 दैट इज 17 लाख, 17 लाख, ठीक है। उसके बाद लेबर एक्सपेंस, लेबर एक्सपेंस कितना, 16 लाख। लेबर कॉस्ट इंक्लूडिंग अमाउंट पेबल 16 लाख। उसके बाद स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 5 लाख, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 5 लाख, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 7 लाख, एडवांस नहीं आएगा, इसका नोट लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा कॉस्ट इनकर्ड अप टू द डेट, कॉस्ट इनकर्ड अप टू द डेट 17 16 5 7 17 प्लस 16 प्लस 5 प्लस 45 लाख। दिस इज कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट, कि अभी तक कितना खर्चा लग गया। ऐड करोगे एस्टिमेटेड, ऐड करोगे एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, कितना, फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन इज 35 लाख, 80 लाख, टोटल कॉस्ट इज 80 लाख। दिस इज टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है। नोट करके लिख देना, नोट एडवांस पेड टू सब कॉन्ट्रैक्टर will not be included in contract cost, ठीक है। नो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकलेगा, कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन का मतलब क्या होता है, काम कितना पूरा हो गया, काम अभी तक कितना पूरा हो गया। तो कैसे निकालोगे, सर काम में खर्चा कितना आना था, अभी तक कितना खर्चा लग गया, वही तो बताओगे यार। जैसे मान लो ये कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर की मुझे निकालना है कि कितना कैलकुलेटर बन गया, तो मैं ऐसे ही तो निकालूंगा कि ये कैलकुलेटर बनाने में टोटल कितना खर्चा आएगा। इसलिए अभी तो मुझे पता नहीं है, तो इसलिए मैं उसे एस्टिमेट बोलता हूं कि इसमें कितना अभी लगभग एस्टिमेट खर्चा आएगा टोटल, ठीक है। मान लो ये कैलकुलेटर को बनाने में लगभग 100 रुपए का खर्चा आएगा, ठीक है। अभी तक कितना लग चुका, सर अभी तक इस पे 70 लग चुका, तो यानी कि 100 में से 70 का खर्चा लग चुका, तो 70% ही तो काम कंप्लीट हुआ, उसी को बोलते हैं परसेंटेज कंप्लीशन। और हर साल जितना काम कंप्लीट हो जाता है उतना ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, उतनी ही कॉस्ट आपकी रिकॉग्नाइज होगी, ठीक है। तो कॉस्ट इनकर्ड अप टू द डेट इज 45 डिवाइडेड बाय टोटल इज 80 इंटू 100, और परसेंटेज निकाल लो 45 बाय 80, 56.25%, 56.25% इज योर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड,
बोलो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज होगा सर? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इज 85 लाख, 85 lakhs का 56.25%, इतना रेवेन्यू बुक होगा। पीएनएल में रेवेन्यू कितना बुक होगा? 85 का 56.25%। अभी तक पीएनएल में रेवेन्यू कितना बुक होगा? 47.8125 lakhs। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड, बुक्स में कितनी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट रिकॉग्नाइज होगी ये बताना। सॉरी, हाँ सर, अभी तक कितनी कॉस्ट रिकॉग्नाइज होगी जितनी लग चुकी है? 45 लाख। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको पहले से ही पता लग रहा है, अगर आपको पहले से ही पता लग रहा है कि आपकी जो कॉस्ट है वो रेवेन्यू से एक्सीड कर जाएगी, उस केस में क्या होता है? अगर आपको पहले से ही पता लग रहा है कि रेवेन्यू जो कॉस्ट जो है वो रेवेन्यू से एक्सीड कर रही है, तो उस केस में क्या होगा? याद है किसी को? अगर आपको पहले से ही पता है कि जो कॉस्ट है वो रेवेन्यू से एक्सीड कर जाएगी, मान लो ये सिचुएशन उल्टी होती, सिचुएशन ऐसी होती कि जो कॉस्ट होती वो 85 लाख होती और रेवेन्यू 80 लाख होता, फिर क्या होता? हाँ सर, इमीडिएटली आप क्या करते, वो लॉस को बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते, प्रूडेंट होते हुए आप उसका प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस बना देते। पीएनएल में लॉस बुक कर लेते, एंट्री विल बी पीएनएल टू प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस, तो पीएनएल में आप उस लॉस को बुक कर लेते, प्रोविजन क्रिएट कर देते, प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस। ये पॉइंट आएगा भी, एक आध क्वेश्चन में आ जाएगा। आई होप ये पॉइंट याद होगा। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट AS9 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। 7 और 9 इकट्ठे ही पढ़ना चाहिए, इकट्ठे ही सही रहता है पढ़ना। AS9 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ BS प्रोडक्ट्स लिमिटेड इज गिवन। ये कुछ इंफॉर्मेशन है, 1 2 3 4 4 पॉइंट्स है, और नीचे क्या कह रहा है? You are required to advise the accountant of BS Products Limited with valid reasons the amount of revenue to be recognized in the above cases in the context of AS9 कि कितना revenue recognize होगा, और also determine the total revenue to be recognized for the year 31-3-23। और आपको ये भी बताना है कि 31-3-23 में कितना बुक्स में रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये अलग अलग केसेस में आपको रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज होगा वो बताना है, और टोटल कितना बुक्स में रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा एज ऑन 31-3-23 वो भी आपको बताना है। ठीक है, चलो ये सारे ना गुड्स के केस हैं, तो आप मुझे पहले ये बता दो कि सर गुड्स के केस में रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होता है? 2 कंडीशन होती है, क्या कंडीशन थी? तो वो हम्म हम्म गुड पॉइंट, सही है कि सर as per AS9 revenue from sale of goods will be recognized when seller has transferred risk and reward property in the goods to the buyer and seller retains no effective control of goods with him। ये लाइन आपको थोड़ी याद करनी पड़ेगी अगर अच्छा आंसर लिखना है कि seller have transferred risk and reward and property in the goods to the buyer, property in the goods मतलब ownership, ठीक है, and seller रिटेन्स नो इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द गुड्स, सेलर के पास कोई भी कंट्रोल ऑफ द गुड्स नहीं है, तो कंट्रोल, ओनरशिप, रिस्क एंड रिवॉर्ड सब ट्रांसफर हो गया, एंड देयर इज नो अनसर्टेनिटी एज टू द कलेक्शन ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ द सेल। देयर इज नो अनसर्टेनिटी एज टू द कलेक्शन ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ द सेल ऑफ गुड्स, कि भाई गुड्स की जो कलेक्शन होगी, उसकी जो कंसिडरेशन है, उसके आने की कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। अगर डाउटफुल है कि पैसा आएगा या नहीं आएगा तो रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए कि पैसा आ जाएगा, तभी आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे। मान लो अगर मैं किसी इंसॉल्वेंट पर्सन को सामान बेच रहा हूं, मुझे पहले से पता है वो बंदा इंसॉल्वेंट है, उसका बेट दिवालिया निकल चुका है, और मैं उसे सामान बेच रहा हूं, तो क्या मुझे उस सेल का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए? सर नहीं, सर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि मुझे पहले से पता ना पैसा आएगा ही नहीं, तो अनसर्टेनिटी अटैच्ड है एज टू द कलेक्शन। मैं ये नहीं कह रहा वो देगा ही नहीं, हो सकता है दे दे वो, लेकिन मुझे पहले से ही पता है कि सर पैसा नहीं आएगा, डाउटफुल है, रिस्क में है, तो रिस्क में रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करूंगा, क्योंकि अकाउंट्स हमेशा
प्रूडेंट होते हुए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये केस था आपका। अब देखो एक एक केस में आपको बताना है। पहला, गुड्स ऑफ ₹2 लाख सोल्ड टू डेन लिमिटेड ऑन 20 मार्च 23, बट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द बायर दे वर डिलीवर्ड ऑन 10/4/23। 20 मार्च 23 को ही सर गुड्स बिक गए, लेकिन बायर की रिक्वेस्ट पे डिलीवरी कब हो रही है? 10 अप्रैल 23 को हो रही है। तो बताओ क्या 31/3/23 को रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाए? हाँ मतलब 20 मार्च को, मतलब मुझे ये बताना है कि 31/3/23 वाले फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। आंसर इज यस, रिकॉर्ड हो जाएगा। क्योंकि सर अगर बायर डिलीवरी को पोस्टपोन करा रहा है तो उससे रेवेन्यू रिकॉग्निशन इफेक्ट नहीं होगा। अगर बायर डिलीवरी को रुकवा रहा है, आगे बढ़वा रहा है, तो उससे रेवेन्यू रिकॉग्निशन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा। नाउ कितने का? 2 लाख रुपए का रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा केस, ऑन 15 जनवरी 23 गुड्स ऑफ ₹3 लाख वर सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। ठीक है, कंसाइनी को भेज दिया सामान, ऑफ विच 20% ऑफ द गुड्स वर अनसोल्ड। गुड्स अनसोल्ड आर लाइंग विद द कंसाइनी ऑन 31/3/23। वो कह रहा है इस 3 लाख में से 20% का सामान अभी भी कंसाइनी के पास पड़ा हुआ है, तो कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा इस केस में? सर 80%, 3 लाख का 80%, दैट इज 2.4 लाख का रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। क्योंकि जो सामान कंसाइनी के पास है सर वो सेल रिकॉर्ड नहीं माना जाएगा, क्योंकि सेल तब तक रिकॉर्ड नहीं मानी जाती कंसाइनमेंट में जब तक वो थर्ड पार्टी को ट्रांसफर ना हो जाए, जब तक गुड्स थर्ड पार्टी को ट्रांसफर ना हो जाए। थर्ड केस, ₹4 लाख वर्थ ऑफ द गुड्स वर सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस ऑन 1 दिसंबर 22। 1 दिसंबर 22 को अप्रूवल बेसिस पे सामान भेजा, गुड्स ऑन अप्रूवल। द पीरियड ऑफ अप्रूवल वाज 3 months आफ्टर विच दे वर कंसिडर्ड एज सोल्ड। ठीक है, वो कह रहे 3 महीने का पीरियड ऑफ अप्रूवल है, उसके बाद वो सेल माने जाएंगे। ये बताओ 3 महीने कब पूरे हो रहे हैं? 1 मार्च को सर 3 महीने पूरे हो रहे हैं, तो यानी कि 1 मार्च तक हाँ या ना आना चाहिए। 1 मार्च के बाद तो डीम्ड सेल है। वो कह रहा है बायर सेंट अप्रूवल ऑफ 75% ऑफ द गुड्स अप टू 31 जनवरी। 31 जनवरी तक तो 75% गुड्स का तो उसने एक्सेप्टेंस भेज दी बायर ने, बट नो अप्रूवल और डिसअप्रूवल रिसीव फॉर द रिमेनिंग गुड्स। रिमेनिंग 25% गुड्स का 31/3/23 तक भी कोई अप्रूवल डिसअप्रूवल नहीं आया, तो क्या होगा? हाँ हाँ, तो यानी कि हमारे 31/3/23 में पूरा का पूरा 4 लाख का रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। भाई हमारे केस में 31/3/23 को तो पूरा 4 लाख का ही रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा ना। ठीक है, और फोर्थ केस, अपार्ट फ्रॉम द अबव BS प्रोडक्ट ऑल्सो सेल गुड्स टू अ डीलर ऑल्सो। एक डीलर को भी वो सामान बेचता है। वन ऑफ द कंडीशन ऑफ द सेल इज दैट इंटरेस्ट इज पेबल एट 2% पर एनम पर मंथ, सॉरी, फॉर डिलेड पेमेंट बाय द डीलर। ठीक है, एक कंडीशन अटैच्ड है सेल के साथ कि अगर डीलर ने लेट पेमेंट करी ना तो 2% पर मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। ओके, द परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रिकवरी इज ओनली 10%, दैट इज 50,000 ऑन सच ओवर ड्यू आउटस्टैंडिंग ड्यू टू वेरियस रीजन। ठीक है, तो कंपनी ने एस्टिमेट किया कि भाई हमारी रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ 50,000 ही होगी, बट ड्यूरिंग द 22-23 कंपनी वांट्स टू रिकॉग्नाइज एंटायर इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑफ 60,000। बट कंपनी कह रही है कि हमें पूरा 60,000 इंटरेस्ट का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। क्या 60,000 रिकॉर्ड हो सकता है? कितना रिकॉर्ड होगा? यस, कि सर 50,000 तक की सर्टेनिटी है आपके पास। आपके पास तो सर 50,000 तक की सर्टेनिटी है, पार्ट सर्टेनिटी है, तो सर जितनी सर्टेनिटी है उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा। तो 50,000 तक की सर्टेनिटी है तो उतना ही रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। तो टोटल रेवेन्यू कितना बन जाएगा आपका? सर टोटल रेवेन्यू बन जाएगा आपका 2 लाख प्लस 2.4, देखो ये बनेगा ना, 2 लाख प्लस 2.4 प्लस 4 प्लस 50,000, ये आपका 31/3/23 का टोटल रेवेन्यू बनेगा। ठीक है, चलो इसको लिखते हैं इस आंसर को। क्वेश्चन नंबर 16, एज पर एस पॉइंट पॉइंट वाइज ही दे रहा हूं मैं, पॉइंट वाइज ही दोगे, अलग अलग केस है ना तो केस वाइज दोगे। पॉइंट वाइज ही मांगा है उसने, क्वेश्चन ही पॉइंट वाइज पूछा है। वो कह रहा है हर केस में रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड होगा ये बताओ, फिर टोटल कितना होगा वो भी बताओ। ठीक है, तो पॉइंट वाइज ही देना पड़ेगा आपको। एज पर AS9
रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अब देखो चारों ही केस आपने देखा सेल ऑफ गुड्स के हैं, तो मैं सेल ऑफ गुड्स वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स देखो ये एक, सुनो मेरी बात, नहीं नहीं, ये एक ना मास्टर प्रोविजन है, तो वो तो लिखना पड़ेगा। बाकी सारे केसेस में तो अलग अलग स्पेसिफिक पॉइंट है, किसी में असाइनमेंट का पॉइंट है, किसी में बायर वाला पॉइंट है, किसी में वो इंटरेस्ट वाला पॉइंट है, और किसी में आपका सेल ऑन अप्रूवल वाला, तो स्पेसिफिक पॉइंट्स है, वो भी आपको बताने हैं। लेकिन एक मेन जो प्रोविजन है वो तो बताओगे ही बताओगे ना। इसलिए मैंने बोला कि आप सारे केसेस हमने पढ़ लिए, चारों में मेरे को ना रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स मिला, तो सेल ऑफ गुड्स का बता रहा हूं मैं। मतलब ये थोड़ा बेटर प्रेजेंटेशन होगी, इसलिए मैं लिख रहा हूं। अगर आप पॉइंट वाइज आंसर लिख के आओगे तो आप ये मेन वाला जो पॉइंट है ये कहीं भी एक्सप्लेन नहीं करोगे, क्योंकि सब स्पेसिफिक पॉइंट है अलग अलग। तो ये मेन वाला पॉइंट कहीं एक्सप्लेन नहीं होगा, तो 5 में से 4 नंबर मिल जाएंगे आपको, एक नंबर नहीं मिलेगा फिर। ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन both conditions are satisfied. First point, seller has transferred property in goods, property in goods along with risk and rewards to buyer, and seller retains no effective control of goods. Second, there is no uncertainty, there is no uncertainty as to the collection of consideration for such sale. In this case, revenue to be recognized in the books of, कंपनी का नाम क्या था, BS प्रोडक्ट्स लिमिटेड, BS प्रोडक्ट्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31/3/23 is as follows. केस वन, केस वन में बताओ, इफ द डिलीवरी, अब देखो अब मेरे को बहुत शॉर्ट में लिखना पड़ेगा। देखो तनिष, तुम्हारा वाला पॉइंट का मैं एक चीज को और आंसर क्लैरिफाई करता हूं। अगर आप ऊपर प्रोविजन नहीं बताते हो ना, तो आपको हर पॉइंट में प्रोविजन बताना पड़ेगा, वो ज्यादा लेंदी हो जाएगा। मैंने एक बार ऊपर प्रोविजन बता दिया ना, तो मैं हर पॉइंट को अब शॉर्ट में लिखूंगा, मेन बात बताऊंगा, काम खत्म, क्योंकि मैंने ऊपर प्रोविजन लिख दिया पूरा। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, जब आपको लगता है कि सर एक ही प्रोविजन पे अलग अलग केसेस है, तो पहले ही ऊपर प्रोविजन बता दो। कोई भी आप थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड जो केस बेस्ड आपके स्टैंडर्ड है उसको यूज कर रहे हो, तो पहले अगर आपका जो ऊपर मेन प्रोविजन है वो आपने बता दिया, उसके बाद केसेस में आपको कम लिखना पड़ेगा। अगर आपने ऊपर नहीं बताया, केस वाइज आप आंसर कर रहे हो, तो हर केस में वो पॉइंट लिखने पड़ेंगे, वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। सो इफ द डिलीवरी इज पोस्टपोन्ड on the request of buyer, then revenue from
sale of goods will be recognized as and when the sale is made. ठीक है, so revenue of rupees 2 lakh will be recognized in the year 31/3/23. ठीक है, केस 2 कंसाइनमेंट वाला था, केस 2, यस। इन केस ऑफ consignment sale, revenue will be recognized when goods are sold by, when goods are sold by, क्या लिखूं, when goods are sold by, क्या लिखूं, when goods are sold by, हाँ, goods are sold by consignee to third party, third party. So 20% of goods are still lying with consignee, revenue to be recognized for the year ended 31/3/23 will be 2,40,000, जो कि निकला 3 लाख का 80%। ठीक है, केस 3, केस 3, केस 3 में क्या था, सेल ऑन अप्रूवल, इन केस ऑफ सेल ऑन अप्रूवल बेसिस revenue will be recognized when buyer have accepted the goods or buyer has done any act रिप्रेजेंटिंग एक्सेप्टेंस। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, ये आपने ना लॉ में भी पढ़ा होगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, बायर हैज डन एनी एक्ट रिप्रेजेंटिंग एक्सेप्टेंस, इसका मतलब क्या हुआ सर, हाँ, बायर कुछ ऐसा काम कर दे कि जिससे पता लग रहा है उसने गुड्स एक्सेप्ट करे। जैसे आप किसी शॉप पे गए, आपने चिप्स का पैकेट उठाया और आप उसको देख रहे हो क्या है क्या है, और आपने वहीं पर ही खोल के खाना शुरू कर दिया, तो क्या माना जाएगा, यही माना जाएगा ना आपने वो चिप्स खरीद लिया। ठीक है, या फिर मैंने कोई गुड्स खरीदे किसी से और अप्रूवल बेसिस पे मेरे पास आए हुए हैं, और अभी मैंने हाँ या नहीं ना नहीं भरे, बट मैंने थर्ड पार्टी को बेच दिए, तो मैंने कोई ऐसा एक्ट कर दिया जिससे पता लग गया कि सामान बिक गया। ठीक है, और द टाइम पीरियड गिवन फॉर एक्सेप्टेंस ऑब्लिक रिजेक्शन हैव एक्सपायर्ड। ठीक है, जो टाइम दिया गया था वो टाइम ही एक्सपायर हो गया। सो क्या था केस, out of the goods of rupees 4 lakh, 75%
have been accepted on 31st January 23 and for remaining 25% and for remaining 25% क्या हुआ, time period have been expired, for remaining 25% time period have expired. Therefore sale to be recognized is rupees 4 लाख. पूरी 4 लाख की सेल रिकॉग्नाइज करोगे 31/3/23 को. ठीक है. केस 4 में था कंसिडरेशन की सर्टेनिटी के ऊपर. वन ऑफ द कंडीशन फॉर सेल ऑफ गुड्स is that there should be no uncertainty as to collection of the consideration. If there is part certainty, मतलब कुछ पार्ट ही सर्टेन है, revenue will be recognized for that certain amount. ठीक है. जितना अमाउंट सर्टेन है उसी का ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाएगा. So revenue of delayed interest to be recognized is rupees 50,000 instead of rupees 60,000, as there is a certainty of collection of 50,000 only. ठीक है. ये तो भाई केस वाइज बता दिया हमने. ये क्या बता दिया हमने, केस वाइज बता दिया कितना कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा. देयरफॉर, और टोटल भी पूछा था. देयरफॉर टोटल रेवेन्यू to be recognized in the books of BS Products Limited for the year ended 31/3/23 is रुपीज, जोड़ दो, 2 लाख, 240, 440, 440 और 840, 840 और 50, 890. कितना हो जाएगा, 8,90,000, जो कि निकला 2 लाख प्लस 240 प्लस 4 लाख प्लस 50,000. ठीक है. क्लियर है. आए समझ में क्वेश्चन दोनों. ठीक है. नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट आरटीपी पे. आरटीपी सितंबर 24 में. सितंबर में है आपके क्वेश्चन नंबर 7 और 8. सितंबर में है क्वेश्चन नंबर 7 और 8.
ये तो स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है, देख लो। AS7, मेहता लिमिटेड हैज अंडरटेकन ब्रिज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वेयर इन ब्रिज विल बी कंस्ट्रक्टेड इन 3 years। ठीक है भाई, एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट उठाया, 3 साल में ब्रिज बनेगा। ठीक है, द डिटेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर एज फॉलोज। इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इज 900 करोड़। इनिशियली जो बात हुई कितने में हुई है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस? 900 करोड़। अच्छा, क्या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आगे जाकर चेंज भी हो सकता है क्या? यस सर, चेंज हो सकता है, वेरिएशंस वगैरह हो सकती हैं, एस्केलेशन क्लॉज वगैरह हो सकता है। इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज 800 करोड़। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट भी चेंज हो सकती है। ठीक है, अब ये आपका कुछ एस्टिमेट्स है। ईयर 1 2 3 रुपीज इन CR करोड़। एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट पहले साल में 805 करोड़। दूसरे साल में इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, अगर 20 करोड़ से कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बढ़ जाएगा, सेकंड ईयर में एस्टिमेट हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना हो जाएगा सेकंड ईयर में? 920 करोड़। एस्टिमेटेड एडिशनल इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 15 करोड़। ठीक है, तो 15 करोड़ आपकी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी। देखो पहले एस्टिमेट कितना था? 800 करोड़ का, और सेकंड ईयर में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कह रहा है 15 करोड़ बढ़ जाएगी, तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी हो जाएगी सेकंड ईयर के एंड तक? एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 820 CR। ठीक है, और कॉस्ट इनकर अप टू द डेट, पहले साल में 161 इनकर हुआ, दूसरे साल तक अप टू द डेट मतलब होता है क्यूमुलेटिव। ठीक है, टोटल सेकंड ईयर तक 584 इनकर हुआ, और थर्ड ईयर तक 820 इनकर हो गया। At the end of year 2, cost incurred includes 10 crore for material stored at site to be used in year 3 for completion of the project। ठीक है, वो कह रहा है सेकेंड ईयर में 584 में क्या है सर? 584 में 10 करोड़ का तो क्या है सर? मटेरियल स्टोर्ड एट साइट है, तो यानी कि 584 में से हट जाएगा, तो कितना रह जाएगा? 574 रह जाएगा, जो कि थर्ड ईयर में यूटिलाइज होगा, थर्ड ईयर में यूटिलाइज किया जाएगा। ठीक है, state the amount of revenue, expense, profit to be recognized in the statement of P&L for these years। ठीक है, तो आपको बताना है कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, कितना खर्चा आएगा, कितना प्रॉफिट आएगा, तीनों साल का, तीनों साल का आपको बताना है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए सर? परसेंटेज कंप्लीशन निकालनी पड़ेगी। परसेंटेज कंप्लीशन के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड होगा, कॉस्ट कितनी रिकॉर्ड होगी, ये सब एस्टिमेट्स आपको निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए एक टेबल बना लो। क्वेश्चन समझ में आता है? स्टडी मैट में क्वेश्चन है तो पूरा एज इट इज। RTP सितंबर 24, क्वेश्चन नंबर 7, एज पर AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, करना एक बार। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या मांगा था? अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, एक्सपेंस एंड प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड in each of 3 years in the books of, in the statement of P&L of कंपनी का नाम मेहता लिमिटेड।
इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। ठीक है, पर्टिकुलर्स ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, रुपीज इन करोड़। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बताइए, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना? सर पहले साल में 900 करोड़, दूसरे साल में 20 करोड़ से बढ़ गया था। कह रहा था ना कि भाई 20 करोड़ से आपका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। ये लो जी, इंक्रीज हो गया 20 करोड़ से। तो कितना हो जाएगा? 920 करोड़ हो जाएगा सेकंड ईयर में। 920 करोड़ सेकंड ईयर में। थर्ड ईयर में कुछ नहीं कह रहे हो तो 920 ही रहेगा। थर्ड ईयर में कुछ नहीं कह रहे हो तो कितना रहेगा सर? 920 ही रहेगा। नो, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अप टू डेट, पहले साल में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी है अप टू द डेट? 161। एक मिनट रुको। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 860 161। सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में कितनी थी? 584 में से 10 चला गया, 574। थर्ड ईयर में कितनी? 820। अच्छा, अब एक पॉइंट आपके माइंड में आ सकता है, सर आपने जो 10 करोड़ है सेकेंड ईयर से हटा दिया लेकिन थर्ड ईयर में ऐड नहीं किया, बताओ क्यों ऐड नहीं किया थर्ड ईयर में? भाई वो यही तो कह रहा था कि जो 10 करोड़ का मटेरियल है वो सेकेंड ईयर में तो यूज होगा नहीं, थर्ड ईयर में यूज होगा, तो थर्ड ईयर में ऐड क्यों नहीं किया? हाँ, कि सर थर्ड ईयर में तो आपको पूरी टोटल कॉस्ट दे तो रखी है, तो अलग से थोड़ी ना आप 10 करोड़ ऐड करोगे, वो पूरी कॉस्ट इनकर हो तो गई। आप यहां से भी अगर आप देखते हो 820, 820, 805 प्लस 15 तो कितनी कॉस्ट बन रही है? 820 बन रही है, तो वो यहां पर इनकर हो तो गई। ऐसे तो अगर आप 10 ऐड करोगे तो 830 पहुंच जाएगी ना, टोटल से ज्यादा थोड़ी ना कॉस्ट लग जाएगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो यानी कि एक लॉजिक ये हुआ कि जो 10 करोड़ का मटेरियल है वो इसमें इंक्लूड है, और 10 करोड़ का मटेरियल इसमें क्या है सर? इंक्लूडेड है ऑलरेडी। नाउ कॉस्ट इनका अप टू द डेट आ गया। नाउ एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, कितना और खर्चा लगेगा उसके लिए? उसके लिए आपको क्या चाहिए? टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना सर? टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट भाई पहले साल में तो 805 करोड़ है, दूसरे साल में क्या कर रहा था? 15 करोड़ से कॉस्ट बढ़ जाएगी तो 820 हो जाएगी। ये कैसे निकाला? 805 प्लस 15, और तीसरे साल में तो और कुछ नहीं है तो 820 ही रहेगी। ठीक है, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट निकाल लो। 805 माइनस 161, 644, इधर 820 डिवाइडेड बाय, सॉरी माइनस 574, 246, और इधर नील। ठीक है, इससे आपका क्या निकलेगा? परसेंटेज कंप्लीशन, परसेंटेज कंप्लीशन कैसे निकलेगा सर? ये निकलेगा कॉस्ट इनकर्ड अप टू द डेट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इनटू में 100। मतलब अगर मैं इसे ए कर दूं और इसे मैं बी कर दूं, तो यानी कि ए बाय बी इंटू 100, ए बाय बी इंटू 100, तो परसेंटेज कंप्लीशन निकाल लो आप। थर्ड ईयर में तो 100%, सेकेंड ईयर में बताओ 574 डिवाइडेड बाय 820, 70%। यहाँ पर कितना? 161 डिवाइडेड बाय 805, 20%। ठीक है, ये मत बोलना कि सर फर्स्ट ईयर में 30% होना चाहिए था, ऐसा नहीं है।
भाई फर्स्ट ईयर तक 20% हुआ, सेकंड ईयर तक 70 हुआ, थर्ड ईयर तक 100 हो गया। अरे बोलो, ऐसे तो नहीं बोल दोगे ना कि सर ये 100% है तो सेकंड ईयर में 70 है तो यहाँ 30 होना चाहिए। ये ऐसे थोड़ी ना निकलता है, 30 प्लस 70 100 ऐसे नहीं निकलेगा। वो तो ये बता रहा है कि यहाँ तक कितना काम कंप्लीट हो गया। भाई पहले साल में अगर 10 मान लो 20% हुआ तो जरूरी तो ना कि सर सेकंड ईयर तक मैं कह रहा हूँ कि 70% हुआ और थर्ड ईयर में 100 हुआ, तो जरूरी तो ना पहले साल में 30 हुआ हो। सर पहले साल में हो सकता है 20 ही हुआ हो, बाकी सारा काम सेकंड ईयर में ही कंप्लीट हुआ। बोलो समझ रहे हो? ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज कंप्लीशन निकल गया। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको रेवेन्यू, एक्सपेंस, प्रॉफिट ये सब निकाल के इसका टेबल बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू, एक्सपेंस एंड प्रॉफिट। क्यूमुलेटिव अप टू डेट। ठीक है, टोटल आप बताएंगे, टोटल यहां पर लिखेंगे टोटल, फिर इसमें से लेस करेंगे रिकॉग्नाइज्ड। आप अपनी तरीके से प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज्ड इन प्रायर पीरियड और रिकॉग्नाइज्ड इन करंट ईयर। पर्टिकुलर्स ईयर 1 पहले साल में बताओ। सब पहले साल में रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड होगा? पहले साल में रेवेन्यू, से पहले साल में 20% काम कंप्लीट हुआ था, तो रेवेन्यू कितना एस्टिमेटेड था पहले साल में? 900 था, तो 900 का 20%, 900 का 20%, ये आपका टोटल हो गया कितना? 180। और एक्सपेंस कितना है? सब पहले साल में एक्सपेंस कितना है? सब पहले साल में एक्सपेंस है 161, कॉस्ट 161, तो प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, तो 180 माइनस 161, 19 करोड़ का। क्या प्रायर पीरियड में कुछ था? सब प्रायर पीरियड में तो कुछ नहीं था ना, ये तो पहला ही साल है, तो ये फिगर नील। तो पूरा का पूरा करंट ईयर में 180 का रेवेन्यू जाएगा पीएनएल में, 161 की कॉस्ट जाएगी और 19 करोड़ का प्रॉफिट आ जाएगा पहले साल का। सेकेंड ईयर पे आओ, ईयर 2। ईयर 2 में रेवेन्यू, ईयर 2 का टोटल रेवेन्यू, ईयर 2 तक रेवेन्यू कितना हो गया? सर ईयर 2 तक 70% काम कंप्लीट हो गया, लेकिन रेवेन्यू बढ़ गया, तो 920 का 70%, 920 का 70%, 644, इस पर भी लिख देना रुपीज इन करोड़, 644। ठीक है, ईयर 2 की कॉस्ट, ईयर 2 में कॉस्ट कितनी लगी है? सर ईयर 2 में 574 लगी है, तो ईयर 2 तक का टोटल प्रॉफिट, ये क्यूमुलेटिव है, टोटल 644 माइनस 574, 70 करोड़ का टोटल प्रॉफिट है। अब इसमें से जो पिछले पीरियड में रिकॉग्नाइज किया वो हटा दो। देखो 644 में से पिछले पीरियड में रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड हो गया था? 180, तो इस साल का कितना आएगा? 644 माइनस 180, 464। ठीक है, कॉस्ट 574 में पहले साल में कितनी हो गई थी? 161 रिकॉर्ड हो गई थी, तो यहां कितनी आएगी? 574 माइनस 161, 413। ठीक है, 70 में से 19 का प्रॉफिट लास्ट ईयर बुक हो गया था, और इस बार कितना प्रॉफिट बुक होगा? 464 माइनस 413, 51 करोड़ का प्रॉफिट बुक होगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ये कैलकुलेशन कैसे चल रही है? बोलो। ईयर 3, सर ईयर 3 में रेवेन्यू, ईयर 3 में पूरा काम कंप्लीट हो गया, रेवेन्यू था 920 का, तो 920 का 100%, दैट इज 920। उसके बाद कॉस्ट, कॉस्ट कितना? सर ईयर 2 में 820 पूरी कॉस्ट लग गई, तो प्रॉफिट कितना बनता है? 100 करोड़ का। टोटल प्रॉफिट कितना बनता है कॉन्ट्रैक्ट पे? 100 करोड़ का अप टू ईयर 3। लेकिन पहले ही कितना रिकॉर्ड हो गया? सर ईयर 2 तक 644, 574 और
70। ठीक है, तो इस साल में कितना आ जाएगा सर? इस साल में डिफरेंस 920 माइनस 644, 276 का रेवेन्यू बुक होगा। 820 माइनस 574, 246 का कॉस्ट बुक होगी, और प्रॉफिट इज 30 करोड़। बताओ क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ जी, इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ नेक्स्ट AS9 का क्वेश्चन नंबर 8, कोर थियोरेटिकल क्वेश्चन है। व्हेन विल बी द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इन केस ऑफ इंटर डिविजनल ट्रांसफर? भाई डिवीजन वन, एक ही कंपनी क्या है, एक ही कंपनी की दो डिवीजन है, डिवीजन वन डिवीजन टू। सर डिवीजन वन डिवीजन टू को सामान सेल करती है, तो वो कह रहा है कि डिवीजन वन जो है वो अपना रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेगी? बताओ कब रिकॉर्ड करेगी? डिवीजन वन डिवीजन टू को सामान बेचती है, तो डिवीजन वन अपना रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेगी? हाँ, कि सर इन AS9 कहता है कि इंटर डिविजनल ट्रांसफर के केस में रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होता। क्यों नहीं होता? कारण? हाँ, कि सर आप ये कहोगे कि सर विद इन द कंपनी तो रिस्क एंड रिवॉर्ड है। क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड कहीं ट्रांसफर हुए? नहीं सर, रिस्क एंड रिवॉर्ड तो विद इन द कंपनी रह गए, तो कोई भी वो नहीं होगा, क्या नाम अपना, रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो इंटर डिविजनल ट्रांसफर के केस में रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि देर इज कोई भी रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो विद इन द एंटिटी रह जाते हैं। और पूरी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, पूरी एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो सर देर इज नो कंसिडरेशन। यार एक चीज बताओ, D2 D1 को पैसा देगी, D2 D1 को पैसा देगी, तो सर D2 से तो माइनस हो गया, D1 में ऐड हो गया, तो नेट इफेक्ट तो नील हो गया ना। भाई D2 के लिए कॉस्ट बन गई, D1 के लिए रेवेन्यू बन गया, तो सर नेट पे तो इफेक्ट नील हो गया, यानी कि विद इन द एंटिटी देर इज नो कंसिडरेशन, तो नो रेवेन्यू विल बी रिकॉर्डेड। बट होल्डिंग सब्सिडरी के केस में बताओ क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है? अगर होल्डिंग सब्सिडी को सामान बेचती है तो क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है? थोड़ा कंसोलिडेशन याद करो। होल्डिंग सब्सिडी के बुक्स, होल्डिंग सब्सिडी के केस में क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है? होल्डिंग ने अगर सब्सिडी को सामान बेचा है तो क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा? सर उनकी स्टैंड अलोन बुक्स में तो होगा। होल्डिंग सब्सिडी ने अगर मान लो आपस में सेल परचेज करी है, तो उनकी स्टैंड अलोन बुक्स में तो रेवेन्यू और सेल रिकॉर्ड, रेवेन्यू और परचेज रिकॉर्ड होगी। लेकिन जब कंसोलिडेशन होगा तो सर कोई रेवेन्यू और जो अपना परचेज अब रिकॉर्ड नहीं होगी, बिकॉज वो सेटअप हो जाएगी आपस में। याद है कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाते थे तो उसमें हम लेस कर देते थे ना दोनों तरफ से। याद है नहीं कंसोलिडेशन, या अभी पढ़ा ही नहीं? चलो कोई नहीं, जल्दी ये चार स्टैंडर्ड के बाद कंसोलिडेशन में उठाना है। AS9 7 9 17 और 18, ये चारों होते ही फिर कंसोलिडेशन उठाना है। लिखो क्वेश्चन नंबर 9, 8th, एज पर AS9 revenue recognition in case of, in case of interdivisional transfer, in case of interdivisional transfer, risk and rewards, risk and rewards remain within the enterprise only, and also there is no consideration, also there is no consideration
from the point of view of enterprise as a whole, ठीक है मैं पूरी एंटिटी की बात करूं तो भाई देर इज नो कंसिडरेशन, देयरफॉर अब दो ही तो कंडीशन होती है रेवेन्यू रिकॉग्निशन की, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होनी चाहिए और कंसिडरेशन होनी चाहिए, दोनों ही नहीं है, तो देयरफॉर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर रेवेन्यू रिकॉग्निशन is not met, hence no revenue to be recognized in case of interdivisional transfers, ठीक है, no revenue to be recognized in case of interdivisional transfers. नेक्स्ट आरटीपी जैन 25, सर जैन 25 में मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 और 7, जैन 25 क्वेश्चन नंबर 6 और 7. रोज कंस्ट्रक्शंस रोज कंस्ट्रक्शंस अंडरटेक टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज फॉर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या लिया इन्होंने कि ब्रिज बनाएंगे यूपी सरकार के लिए, ओके. द कंस्ट्रक्शन कमेंस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31/3/24 एंड इज लाइकली टू बी कंप्लीटेड बाय द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, 31/3/24 को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी और अगले साल में जाकर ये कंप्लीट होगी. द कॉन्ट्रैक्ट इज फिक्स्ड for a fixed price of 12 crore with an escalation clause. You are given the following information on 31/3/24, ठीक है, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है 12 करोड़ का with an escalation clause. Cost incurred up to the date is 4 crore. Cost estimated to complete the contract is 6 crore. Escalation in cost was by 5%. सर 5% से तो कॉस्ट बढ़ेगी एंड hence the contract price is also increased by 5%. वो अगर 5% से कॉस्ट बढ़ जाएगी, इसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी 5% इंक्रीज हो जाएगा. यू आर रिक्वायर्ड टू ascertain the stage of completion and compute the amount of revenue and profit to be recognized for the year as per AS 7. क्या क्वेश्चन है, सिंपल सा लल्लू सा क्वेश्चन. आरटीपी जैन 25, क्वेश्चन नंबर 6 निकालो फटाफट. एज पर AS 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स
क्या निकालना था? परसेंटेज कंप्लीशन, द स्टेज ऑफ कंप्लीशन एंड revenue and profit to be recognized in the books of, to be recognized in the books of, क्या है कंपनी का नाम? रोज कंस्ट्रक्शंस is computed as follows. रुपीज इन करोड़, पर्टिकुलर्स बताओ. कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इनकर्ड अप टू 31/3/24. कितना खर्चा लग चुका? 31/3/24 तक कितना खर्चा लग चुका सर? 31/3/24 तक खर्चा लग चुका 4 करोड़ का. 4 एड एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन. कितना और लगेगा सर? लगेगा 6 और. तो टोटल खर्चा कितना आ गया? 10 करोड़ का. टोटल खर्चा कितना आ गया? 10 करोड़ का. टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सर, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिक्स हुआ था 12 करोड़ का, लेकिन वो कह रहा था इसमें 5% का इंक्रीज आएगा. क्यों इंक्रीज आ रहा है? क्योंकि सर कॉस्ट बढ़ रही, कॉस्ट बढ़ेगी 5%, इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी 5% बढ़ेगा. तो यानी कि 12 में 5% और ऐड कर दो. क्या मैं 12 का 1.05 लिख सकता हूँ, या 105% लिख लो? तो कितना हो जाएगा? 12.6 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 12 इंटू 1.05, 12.6 का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. अब निकाल दो स्टेज ऑफ कंप्लीशन. स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट into 100. Cost incurred up to the date is 4 divided by total is 10 into 100, यानी कि 40%. कितना हो गया? 40% का स्टेज ऑफ कंप्लीशन. रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड, रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ईयर एंडेड 31/3/24. कितना होगा? सब कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इज 12.6 का 40%. 12.6 का 40% दैट इज 5.04 करोड़. 5.04 करोड़. ठीक है. नाउ प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड. प्रॉफिट कैसे निकालोगे? रेवेन्यू और प्रॉफिट मांगा था, प्रॉफिट कैसे निकालोगे? सर रेवेन्यू हो गया 5.04, इसमें से क्या हटा दूं? कॉस्ट हटा दूं. कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट कितनी है? 4 करोड़. तो कितना हो गया? 1.04 करोड़ का प्रॉफिट. 1.04 करोड़ का प्रॉफिट. ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट AS 9 का क्वेश्चन, 7th. मिथ्या लिमिटेड entered into agreement with Satya Limited
फॉर सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 8 लाख एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। ठीक है, कि भाई मिथ्या लिमिटेड ने सत्या लिमिटेड से एग्रीमेंट किया कि मैं आपको अपना 8 लाख का सामान 20% प्रॉफिट पे यानी कि 9.6 लाख में सेल कर दूंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। द सेल ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ऑन 1 फेब 2024। 1 फेब को ये सेल हो गई। ऑन द सेम डे सत्या लिमिटेड एंटर्ड इनटू अनदर एग्रीमेंट विद मिथ्या लिमिटेड, इसने इसके साथ एग्रीमेंट किया टू रीसेल द सेम गुड्स एट 10.80 ऑन 1 अगस्त 2024। वो कहता है कि मैं यही गुड्स आपको 10.80 में रीसेल कर दूंगा। स्टेट द ट्रीटमेंट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मिथ्या ऑन 31/3/24। द प्री डिटरमाइंड सेलिंग प्राइस रीसेलिंग प्राइस कवर द होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सत्या लिमिटेड। ठीक है भाई, सेलिंग प्राइस में कॉस्ट कवर है। गिव द एंट्री ऑन 31/3/24 इन द बुक्स ऑफ मिथ्या लिमिटेड। बताओ क्या ये AS9 में कवर है? क्या ये ट्रांजेक्शन AS9 में? तो ये ट्रांजेक्शन क्या कहलाएगी? हाँ, कि सर ये फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन है। फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन है कि भाई मान लो ये बॉटल है, मैं अपनी बॉटल आपको 10 रुपए में सेल करता हूं। मैं कहता हूं ये 10 रुपए में सेल कर दो 6 महीने के लिए, 6 महीने बाद आप मुझे वापसी दे देना। आपने बोला एक शर्त पे वापसी दूंगा, 12 में दूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो यानी कि मुझे ना 10 रुपए की जरूरत होगी, मुझे क्या होगी 10 रुपए की जरूरत होगी। तो इसलिए मैं आपको ये बॉटल आज 10 रुपए में सेल कर रहा हूँ और आप 6 महीने बाद मुझे यही बॉटल वापसी कर दोगे 12 रुपए में। तो यानी कि मुझे कितने में मुझे कितने की जरूरत होगी? मुझे 10 रुपए की जरूरत होगी। ठीक है, इसको करोड़ में ले जाओ तो मुझे 10 करोड़ की जरूरत होगी। तो इसलिए आप वही सामान मुझे 6 महीने बाद 12 करोड़ में सेल कर दोगे। तो फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन होंगे ना, फंड की नीड है, तो ये सेल परचेज की ट्रांजेक्शन नहीं है, ये फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन है। इसलिए AS9 के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा, इसको फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन की तरीके से ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, एंट्री वगैरह भी डालनी है तो एंट्री डालेंगे। लिखो क्वेश्चन 7th। एज पर AS9 revenue recognition, any transaction for sale and resale of goods, ऐसे लिखो, फ्रॉम फॉर सेल ऑफ गुड्स टू बायर and resale of goods from buyer to seller is treated as financing transaction not as sale transaction, and AS9 is not applicable on such transactions. In this case, Mithya Limited entered into agreement entered into an agreement with Satya Limited for repurchase of goods, hence the transaction between Mithya Limited and Satya Limited on 1 Feb 24 is accounted as financing transaction.
फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज, फॉलोइंग एंट्री भी डालनी है आपको, विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ मिथ्या लिमिटेड में। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट लैक्स में है, रुपीज इन लैक्स। ठीक है, तो पहली ट्रांजेक्शन 1 Feb 24 को क्या हुआ था सर, 9.6 में सामान बेचा था, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा आ गया, 9.6। 9.6 कैसे आया कि भाई 8 लाख का सामान 20% प्रॉफिट पे, तो 8 का 120%, 9.60 लाख। टू क्या लिखूं यहां पर, सेल तो लिखना नहीं है, क्या लिखूं, हाँ कि सर एक तरीके से लोन ही तो ले लिया, एक तरीके से लोन ही तो ले लिया, तो हम क्या लिखेंगे, एडवांस या लोन फ्रॉम सत्या लिमिटेड, लोन भी लिख सकते हो, सत्या लिमिटेड 9.60 लाख। ठीक है, बीइंग एडवांस रिसीव्ड। अब एक चीज बताना सर, यही सामान क्या नाम है उसका कंपनी का, मिथ्या, मिथ्या के पास यही सामान घूम फिर के 10.8 पे आएगा, यही सामान घूम फिर के मिथ्या के पास कितने में आएगा, 10.8 पे आएगा, तो 9.6, 10.8 माइनस 9.6 ये क्या है, 0.4, ये क्या कहलाएंगे, फाइनेंस चार्ज। 0.4 नहीं 1.2 हुआ ना, 10.8 माइनस 9.6 ये क्या कहलाएगा सर, फाइनेंस चार्ज कहलाएगा ना 1.2 लाख का, इंटरेस्ट ही तो हो गया, एक तरीके से लोन लिया 9.6 में और वो लोन रीपे होगा कितने में, 10.8 में। यार मैंने आपसे 9.6 मैंने अपना सामान दिया और सामान के बदले में 9.6 लिया, तो मैंने एक तरीके से 9.6 का लोन लिया। अब जब ये सामान आप मुझे वापसी बेचोगे तो मैं आपको 10.8 वापसी करूंगा, तो यानी कि मैं आपको कितने चुकाऊंगा, 10.8 चुकाऊंगा ना, तो यानी कि 10.8 माइनस 9.6 1.2 लाख का क्या हो गया, इंटरेस्ट ही तो हो गया। तो क्या बोलेंगे उसे हम, फाइनेंस चार्ज, तो फाइनेंस चार्ज रिकॉग्नाइज करेंगे हम, फाइनेंस चार्जेस डेबिट टू, किसको पे करने हैं, सत्या लिमिटेड। सर ये फाइनेंस चार्ज तो 1.2 लाख है, कितने महीने के, बताओ कितने महीने के हैं, रीपे कब करना है, रीपे करना है अमाउंट, रीपे करना है अमाउंट कब, 1 अगस्त को, 1 अगस्त को। लोन कब लिया, एडवांस लिया है 1 फेब को, तो सर कितने महीने में रीपे करना है, 6 महीने में रीपे करना है ना, अरे बोलो, 6 महीने में रीपे करना है कि भाई 1 अगस्त को लोन, 1 फेब को लोन लिया और 1 अगस्त को पे करना है, तो 6 महीने में रीपे करना है, तो ये 1.2 लाख का जो फाइनेंस चार्ज है ये कितने महीने का, 6 महीने का है, लेकिन इस साल में 31/3/24 में कितने महीने आ गए, 2 महीने आ गए, तो 2 महीने का रिकॉर्ड कर लो कि भाई 1.2 इंटू 2/6, तो ये हो जाएगा 0.4 लाख, तो 0.4 लाख का आप क्या करोगे, फाइनेंस चार्ज रिकॉर्ड करोगे, बीइंग फाइनेंस चार्ज रिकॉग्नाइज्ड। और फिर क्या करेंगे सर, ये फाइनेंस चार्ज क्योंकि कॉस्ट है तो पीएनएल में डालेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस चार्ज। ये लीज में भी तो पढ़ते थे, लीज में भी तो ये एंट्री डलती थी, लीज ट्रांजेक्शन ही तो होगी एक तरीके से, बस वहां एसेट होता था, यहां पर भी क्या है, एक तरीके से एसेट ही तो आपने दिया है, वहां पीरियोडिक पेमेंट होती थी, यहाँ एक ही बारी में लमसम है, तो बीइंग अमाउंट रिटर्न ऑफ 0.4, 0.4, क्लियर है, बताओ ये एंट्रीज क्लियर है। चलो, तो अब मेरे पास आरटीपी बचा है मई 25 का, और पीवाईक्यू में
क्वेश्चन मैं एक बार देख लेता हूँ, ज्यादा तो होंगे नहीं, तो 2 क्वेश्चन तो आरटीपी के हो गए। पीवाईक्यू में और देख लेता हूँ एक बार। जहां तक मुझे लगता है 2-3 ही क्वेश्चन पाएंगे, ज्यादा नहीं होंगे। क्वेश्चन मई 24 में तो है एक क्वेश्चन AS7 का, और एक मेरे ख्याल से जैन 25 में भी होगा। तो 2 क्वेश्चन, 2 तो 4 क्वेश्चन है, कल करेंगे। ये 4 क्वेश्चन है आरटीपी मई 25, और 2 क्वेश्चन पीवाईक्यूज में मिलेंगे आपको, तो ये 4 क्वेश्चन है, कल करेंगे। और फिर हमारे AS7 और 9 कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। इसको दोबारा आप जो भी पॉइंट्स है सारे गो थ्रू कर लो, रिवाइज कर लो, और अगर ये हो गया आपका तो स्टार्ट रिवाइजिंग AS17 एंड 18, ये दोनों भी मैं साथ में कराऊंगा। इसमें तो ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं होंगे, 17-18 छोटे छोटे स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो 17-18 भी आप साइमल्टेनियसली साथ साथ रिवाइज कर लो, ठीक है। चलो कल मिलेंगे, टाइम में बता दूंगा कल का क्या रहेगा, लेकिन क्लास होगी कल, ठीक है। तो कल मिलेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।